ये मेरी 9वीं बार जिंदा होने वाली थी। मुझे एक अच्छी खबर मिली थी और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर ये थी कि शेन चिंगयान मेरे किडनैप होते ही तुरंत उस क्रूज शिप पर पहुंच गई थी जहां मुझे बंदी बनाकर रखा गया था। बुरी खबर ये थी कि उसने अपने पहले प्यार के लिए खुद अपने हाथों से मुझे गोली मार दी। उसे लगता था कि मैं बार बार बिना किसी सीमा के वापस जिंदा हो सकता हूं, इसलिए उसने मेरी जिंदगियों की कभी परवाह नहीं की। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार मैं सच में मर चुका हूं। सबके डरे हुए चेहरों के सामने शेन चिंगयान की गोली सीधे मेरे दिल में लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर से कुछ बाहर निकल गया हो। मेरी धुंधली होती चेतना में ऐसा लगा कि शेन चिंगयान ने मेरी आंखें बंद कर दी। ये तुम्हारे लिए सबक है, इतनी जलन करने का। मैं मर गया, ये मेरी 9वीं मौत थी और आखिरी भी। उसी पल मुझे सब कुछ याद आ गया। असल में मैं एक बिल्ली हूं, वो भी 9 पूंछों वाली। जिस दिन मैं बालिग हुआ था, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि हमारे कबीले में साथी ढूंढना और बच्चे पैदा करना बहुत आसान है। बस किसी एक इंसान का 9 जन्मों तक एहसान चुकाना होता है, फिर उसे स्पिरिट माउंटेन वापस ले जाकर हमेशा की जिंदगी दी जा सकती है। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मेरी सारी 9 पूंछें इसी एक जन्म में उग आईं। मैं रिवर फॉरगेटफुलनेस के किनारे बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा। आखिर मुझे पहली दयालु इंसान मिली जो मुझे सूखी मछली खिलाने को तैयार थी। मैंने बिना हिचकिचाए अपनी सारी यादें मिटा दी और उसे चुन लिया। मुझे लगा था कि शेन चिंगयान और मैं भी अपने पूर्वजों की तरह एक दिव्य जोड़ी बनेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 जन्म तो दूर, सिर्फ एक ही जन्म में मैं अपनी सारी 9 जिंदगियां गंवा दूंगा और फिर भी मुझे खुशहाल अंत नहीं मिलेगा। जब तक मेरे पिता मुझे लेने नहीं आते, मुझे अभी भी शेन चिंगयान के साथ रहना होगा। पहले की तरह इस बार भी शेन चिंगयान ने तब तक इंतजार किया जब तक मेरा शरीर पूरी तरह ठंडा नहीं हो गया। फिर वह मुझे वापस विला ले गई और उस बर्फीले ताबूत में रख दिया जो मेरी तीसरी बार जिंदा होने के बाद खास तौर पर बनवाया गया था। पिछले अनुभव के हिसाब से मुझे दोबारा जिंदा होने में सिर्फ 3 दिन लगते थे। सिर्फ 2 बार ऐसा नहीं हुआ था। एक बार जब मेरा दिल निकालकर जांग चेंग को दिया गया था और दूसरी बार हमारी लड़ाई के बाद हुए कार एक्सीडेंट में। लेकिन अफसोस, इस बार शेन चिंगयान को निराशा ही मिलेगी। मेरे पास अब कोई जिंदगी नहीं बची। 3 दिन तो छोड़ो, मैं 3 साल बाद भी वापस नहीं आऊंगा। मुझे बर्फीले ताबूत में रखने के बाद शेन चिंगयान ने मेरी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। वह मुड़ी और सीधे अस्पताल चली गई। शेन चिंगयान को देखते ही जांग चेंग जल्दी से बोला, चिंगयान, छोटे भाई जोशु का क्या हुआ? उसका इरादा नहीं था कि किडनैपर मुझे मारें। तुम उसे दोष मत देना। यह सुनकर मैं वहीं स्तब्ध रह गया। तो वो हमेशा शेन चिंगयान के सामने मुझे ऐसे बदनाम करता था। अब समझ आया कि शेन चिंगयान और मेरे बीच कभी लड़ाइयां क्यों खत्म नहीं होती थीं। और वो बेवकूफ शेन चिंगयान सच में हिचकिचा गई। फिर उसने माफी मांगनी शुरू कर दी। सॉरी सीनियर, ये किडनैपिंग जोशु ने करवाई थी, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। शायद वो सिर्फ जलन महसूस कर रहा था। 2 दिन बाद मैं उसे खुद आपके पास माफी मांगने भेज दूंगी। मैंने जांग चेंग की आंखों में चमकती खुशी साफ देख ली। सच में, हालांकि मैं इतनी बुरी तरह घायल हूं, फिर भी आपको छोटे भाई जोशु को दोष नहीं देना चाहिए। उसी समय मुझे अचानक सब समझ आ गया। असिस्टेंट ने कहा था कि किडनैपरों को पैसे भेजने वाला आईपी एड्रेस मेरे घर का था। सबसे पहले शेन चिंगयान नहीं हो सकती थी। उसके दिमाग में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वह पूरी तरह पागल नहीं है। दूसरा, वो मैं भी नहीं था। अगर मैंने किया होता तो क्या मुझे खुद नहीं पता होता? तो फिर सिर्फ एक ही इंसान बचता था, जांग चेंग, जो मेरे घर को अपना घर समझकर जब चाहे अंदर आ जाता था। वो लड़का वाकई बहुत चालाक था। मैं पहले ही गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जब मैंने शेन चिंगयान को जांग चेंग की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करते देखा, तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब सिर्फ यही अफसोस था कि मैं उसके सामने जाकर सवाल भी नहीं कर सकता था। शाम को जब शेन चिंगयान घर लौटी, तो वह मेरे बर्फीले ताबूत के पास आई। फिर उसने ठंडी हंसी छोड़ी। जोशु, जब तुम जागोगे तो उम्मीद है मेरे लिए कोई अच्छा स्पष्टीकरण तैयार कर चुके होगे। स्पष्टीकरण मेरी? झूठी। पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे नया शरीर कब मिलेगा ताकि मैं शेन चिंगयान की अच्छी तरह पिटाई कर सकूं? अगले
दिन जियांग छंग अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। शन चिंगयान उसे खुद लेने गई, लेकिन जैसे ही दोनों अस्पताल से बाहर निकले, रिपोर्टरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शन चिंगयान तुरंत गुस्से में आ गई, लेकिन पीछे से एक रिपोर्टर नाराज होकर बोला, हमें तो जियांग छंग ने खुद बुलाया था, फिर डांट हमें क्यों पड़ रही है? शन ग्रुप की सीईओ का प्रेमी असल में सुपरस्टार जियांग छंग है। इस खबर ने पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। शन चिंगयान ने भौहें सिकोड़ लीं और कुछ कहने ही वाली थी, तभी जियांग छंग आगे बढ़ा। उसने वही लहजा अपनाया जिसे सुनकर किसी का भी हाथ उठ जाए। चिंगयान, मेरी चिंता मत करो, अभी सबसे जरूरी बात सच्चाई साफ करना है। अगर नेटिजन्स मेरा मजाक उड़ाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही शन चिंगयान के हाथ में पकड़ी पेन और कस गई। कुछ देर बाद उसने कहा, कुछ भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अफवाहें अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो कुछ दिनों में खुद खत्म हो जाती है। जियांग छंग ने चिंता जताते हुए पूछा, अगर छोटे भाई जोशू को पता चल गया तो क्या वो नाराज नहीं होगा? यह सुनकर शन चिंगयान पूरी तरह शांत हो गई। कोई बात नहीं, उसे पता नहीं चलेगा। उसे लगता है कि मैं अभी तक जिंदा नहीं हुआ हूं, इसलिए वो जो चाहे कर सकती है ना? मैं हमेशा सोचता था कि शन चिंगयान और जियांग छंग के बारे में फैली अफवाहों के बारे में उसे पता नहीं होगा, लेकिन अब समझ आया कि उसे सब पता था और फिर भी वो कुछ नहीं करती थी। कमाल है। मुझे पहली बार खुशी हुई कि ये 9 जन्मों वाला काम पूरा नहीं हुआ। वो मेरे साथ स्पिरिट माउंटेन जाने के लायक नहीं है। घर लौटकर शन चिंगयान ने मेरे बर्फीले ताबूत में गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा। फिर खुद से बात करते हुए भावुक होने लगी। मैं अब तुम्हें दोष नहीं देती। इन फूलों को सीनियर से माफी मांगने का तुम्हारा तरीका समझ लेती हूं। मैं पूरी तरह निशब्द था। ताबूत से टिककर मैंने जोर से आंखें घुमा लीं। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। आधी रात होते ही शन चिंगयान हमेशा की तरह मेरे ताबूत के पास आकर बैठ गई, लेकिन इस बार मैं नहीं जागा। शन चिंगयान का चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसे याद आया कि 5वीं बार जब मेरा दिल निकाल लिया गया था और 8वीं बार कार एक्सीडेंट के बाद मुझे वापस आने में क्रमशः 5 और 7 दिन लगे थे। पहली बार जब मैं 3 दिन तक नहीं जागा था, तब शन चिंगयान मुझे बाई परिवार की प्राइवेट लैब में ले गई थी। वहीं जाकर यह पक्का हुआ था कि मेरे अंदर की रहस्यमयी हीलिंग शक्ति 7 दिनों तक काम कर सकती है। लेकिन सच तो यह था कि तीसरे दिन तक मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। बाकी के 4 दिन सिर्फ इसलिए बीते क्योंकि मेरा जागने का मन नहीं था। अब भी समय धीरे धीरे बीतता रहा और मेरा शरीर बिल्कुल नहीं हिला। शन चिंगयान ने भी यही समझा कि मैं जानबूझकर नहीं जाग रहा हूं। जो श्यू, तुमने गलती की है और अब जानबूझकर मुझे डरा रहे हो, है ना? अगर नहीं जागना चाहते हो तो मत जागो। उसने मेरे ताबूत से फूलों का गुलदस्ता खींचकर बाहर फेंक दिया। ताबूत को एक लात मारी और बाहर चली गई। मैं ये सब देखकर पूरी तरह हैरान था, लेकिन सोने से पहले भी उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया और फिर से पुष्टि करवाई कि किडनैपरों को पैसे भेजने वाला आईपी एड्रेस सच में मेरे घर का ही था। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद ही वह सोने गई। अगली सुबह शन चिंगयान बहुत जल्दी उठ गई। सबसे पहले वह उस कमरे में गई जहां मेरा ताबूत रखा था। जब उसने देखा कि मैं अब भी नहीं जागा हूं, तो इस औरत ने अपनी झुंझलाहट कपड़े पहुंचाने वाले कर्मचारी पर निकाल दी। वापस ले जाओ। इतना खराब मूड है तो फिर इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? शादी की सालगिरह मनाने की क्या जरूरत है? 5वें दिन भी मैं नहीं जागा। शन चिंगयान के लिए जो 1 हफ्ते की ड्रेसिंग मैंने पहले से तैयार करके रखी थी, उसमें अब आखिरी कपड़ा बचा था। शन चिंगयान ने दर्जनों शर्ट्स उलट पुलट कर देखी, लेकिन कोई भी उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। हाथ में बिल्ली वाली टाई पकड़कर वह गुस्से में मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। आखिर कब तक ऐसे पड़े रहने वाले हो? अगर वापस जिंदा होना है तो अभी हो जाओ। पूरा घर बिखरा पड़ा है। और ये आखिर कैसी चीज खरीद कर रखी थी तुमने? लेकिन मैं तो पहले ही मर चुका था। मरे हुए लोग जवाब नहीं देते। आखिर उसे अपना ही गुस्सा खुद संभालना पड़ा। उसने शर्मिंदगी में वो टाई उठाई जो उसने मेरे बर्फीले ताबूत पर फेंक दी थी और वापस ड्रेसिंग रूम में रख आई। काम शुरू हुए। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जियांग छंग फिर उसके ऑफिस पहुंच गया और इस बार भी उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। तो मैं जब भी आता था, पहले असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन जियांग छंग को कभी दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जितना सोचता गया,
उतना गुस्सा बढ़ता गया। अच्छा ही है कि उसे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे। जांग चंग ने एक टाई उठाई और बहुत नरमी से शन चिंग यान के लिए बांध दी। क्या तुम्हारी जो शिव से लड़ाई हुई है? वो बहुत ही लापरवाह है। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी इज्जत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। शन चिंगयान ने चिढ़कर वही टाई डीली कर दी जो जांग चंग ने अभी अभी बांधी थी। ऐसी बात नहीं है। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। जो दिखाई न दे वही बेहतर है। शन चिंगयान शायद भूल चूकी थी कि हमारी शादी के समय उसने मुझसे वादा किया था कि चाहे कार की आगे वाली सीट हो या उसकी टाई बांधना, पति पत्नी के बीच की ये सबसे खास बातें सिर्फ मेरी होंगी। खैर, अब मैं मर चुका हूं। दोनों को जो करना है करने दो। जांग चंग ने ऐसे ही सामान्य अंदाज में कहा, असल में पति पत्नी के बीच निभाने के भी कुछ तरीके होते हैं। चिंगयान, तुम हमेशा जो शू के सामने झुक नहीं सकती। शन चिंगयान का चेहरा थोड़ा उतर गया और वह चुप रही। जांग चंग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने उसके लिए कॉफी बनाई और फिर सोफे पर बैठ गया। सीनियर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जांग चंग एक वैरायटी शो के लिए उससे घर उधार लेना चाहता था। ऐसा घर जो देखने में लगे कि वहां लोग रोज रहते हैं। साथ ही उसे शो में अपने किसी रिश्तेदार के रूप में एक गेस्ट भी चाहिए था। यह सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। इन शर्तों पर सिर्फ वही विला फिट बैठता था जहां मैं और शन चिंगयान रहते थे। जांग चंग साफ तौर पर मेरे घर में शन चिंगयान के साथ शूटिंग करना चाहता था ताकि दोनों के बीच के स्कैंडल को और हवा मिल सके। उसका इरादा हर किसी को समझ आ रहा था, सिर्फ शन चिंगयान ही नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इस बार शन चिंगयान ने उसकी बात नहीं मानी। जांग चंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जाने से पहले उसने उसे एक सलाह दी। तुम लोगों की शादी को 7 साल हो चुके हैं, है ना? कभी कभी लंबे समय से साथ रहने वाले जोड़ों को भी थोड़ा संकट महसूस होना चाहिए। अगर मेरा रिलेशनशिप कोच यहां होता तो शायद मुझे अपनी छोटी नोटबुक निकालकर ये सारी ग्रीन टी वाली बातें लिखने को कहता ताकि मैं आगे चलकर इन्हें इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन शन चिंगयान ने इस बात का अपना ही मतलब निकाल लिया। घर लौटने के बाद वह एक छोटा स्टूल लेकर मेरे पास बैठ गई। उसने असिस्टेंट से प्रिंट करवाए हुए अपने और जांग चंग के स्कैंडल वाले सारे लेख निकाले और मुझे एक एक शब्द पढ़कर सुनाने लगी। सब पढ़ने के बाद वह खड़ी हुई और बोली, हालांकि ये सब अभी झूठ है, लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं जागे तो ध्यान रखना, ये सच भी हो सकता है। मैं पूरी तरह निशब्द था। हाँ हाँ, बिल्कुल सच। तुम दोनों तो एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। अफसोस कि वह मेरी बात सुन नहीं सकती थी। अब छठा दिन आ चुका था। शन चिंगयान ने देखा कि मैं उसके सामने अब भी बिल्कुल नहीं हिल रहा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने तुरंत फोन मिलाया। सीनियर, रिकॉर्डिंग के लिए मेरे घर आ जाइए। वैसे भी जो शू वापस आने का कोई इरादा नहीं रखता। जांग चंग तुरंत अपना सामान और बैग लेकर मेरे घर आ पहुंचा। जैसे ही वह अंदर आया, उसके साथ आए चारों असिस्टेंट्स ने घर का पूरा सामान इधर उधर करना शुरू कर दिया। शन चिंगयान उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन जांग चंग बोल पड़ा, चिंगयान, ये एक लाइव स्ट्रीम शो है। मैं फैंस को ये नहीं जानने दे सकता कि ये मेरा घर नहीं है, और वैसे भी घर का लेआउट बदलने से जो शू की प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर शन चिंगयान चुप हो गई। उन्होंने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट हटाकर उसकी जगह शन चिंगयान और जांग चंग की फोटो रख दी। उन्होंने मेरी सारी रोजमर्रा की चीजें हटा दी। घर में सिर्फ जांग चंग और शन चिंगयान का सामान बचा, वो भी सब मैचिंग कपल सेट में। यहां तक कि मेरी पूरी अलमारी भी जांग चंग के कपड़ों से भर दी गई। आखिर में जब जांग चंग मेरा शादी वाला रिंग पहनने लगा, तब शन चिंगयान खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे रोक दिया। जांग चंग ने नरम आवाज में कहा, चिंगयान, तुमने शादी की अंगूठी पहनी हुई है। अगर मैं नहीं पहनूंगा तो दर्शकों को अजीब लगेगा। शन चिंगयान कुछ पल चुप रही। फिर भी उसने मेरी अंगूठी जांग चंग को नहीं दी। उसकी जगह उसने अपने हाथ की शादी वाली अंगूठी उतार दी, और तभी लाइव स्ट्रीम टीम घर पहुंच गई। इस घर में अब हर तरफ जांग चंग की मौजूदगी दिखाई दे रही थी। मेरे बारे में जो भी चीज थी, सबको उठाकर स्टोर रूम में ठूंस दिया गया था, जैसे एक पल में इस घर का मालिक ही बदल गया हो। लाइव स्ट्रीम टीम घर में घुसते ही सबसे पहले उनके रिश्ते के बारे में पूछने लगी। हमेशा की तरह शन चिंगयान ने अपने सीनियर की इज्जत बचाई। हम परिवार हैं। सुबह की एक्टिविटी के लिए उन्होंने वही सनरूम चुना जिसे मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन किया था।
जांगचंग आराम से उस बीन बैग पर लेटा हुआ था जिसे मैंने बड़ी सोच समझकर चुना था। वो मेरी इकट्ठी की हुई कॉफी का स्वाद ले रहा था। लाइव स्ट्रीम में सभी लोग उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं शेन चिंगयान के शांत चेहरे के पीछे छिपी बेचैनी साफ देख सकता था। आज 7वां दिन था। पिछली बार जब मेरा दिल निकाल लिया गया था, तब मैं 7वें दिन की सुबह वापस जाग गया था। लेकिन अब दोपहर हो चुकी थी और फिर भी कोई बदलाव नहीं था। वह कम से कम 20 बार मुझे देखने आ चुकी थी। अब तो मुझे भी थोड़ा उत्सुकता होने लगी थी। आखिर वह चाहती क्या है? क्या वह चाहती है कि मैं अचानक दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाऊं और हंगामा करूं, या फिर वह चाहती है कि मैं कभी बाहर ही ना आऊं? दोपहर के खाने के बाद आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई। जब किसी का ध्यान नहीं था, तब वह कमरे में आ गई, लेकिन उसने देखा कि मेरा शरीर अब भी पहले जैसा ही पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक पल के लिए शक उभरा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने फोन में समय देखा, फिर धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोली, जोशो, अगर तुम नाराज हो तो उठकर सीधे कहो। इस बार तुम सच में हद पार कर रहे हो। हद मेरी जूती। शायद शेन चिंगयान को अभी भी लग रहा था कि मैं बस रूठा हुआ हूं और वह मुझे सबक सिखाना चाहती थी। दोपहर में उसने मेरी वॉक इन क्लोसेट खोल दी और जांगचंग को मेरे सारे कीमती हॉट कूटियोर कपड़ों में से जो चाहे चुनने दिया। जांगचंग एक एक करके मेरे सूट निकालता गया, फिर उन्हें अपना बताकर लाइव स्ट्रीम में दिखाने लगा। आखिर में शेन चिंगयान ने वो हॉट कूटियोर ड्रेस भी मंगवा ली जो मैंने हमारी एनिवर्सरी पार्टी के लिए तैयार करवाई थी। जब जांग चंग वह महंगा सूट दिखा रहा था, तब शेन चिंगयान दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूरी बदनीयती से बोली, अब भी नहीं उठ रहे? ये सब तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद शेन चिंगयान शाम को जैंग चेंग के साथ अवार्ड सेरेमनी में गई। उसने मेरा सूट पहना हुआ था, मेरी बो टाई बांधी हुई थी और मेरी पत्नी के साथ हाथों में हाथ डालकर चल रहा था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस घर में अब मेरा कुछ बचा ही नहीं था। अवार्ड सेरेमनी खत्म होते होते लगभग आधी रात हो गई। शेन चिंगयान ने समय देखा और जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया, वह जल्दी जल्दी वापस लौटने लगी। जब वह कोने वाली 24 घंटे खुली रहने वाली केक शॉप के पास पहुंची तो कुछ पल रुकी, लेकिन फिर भी उसने केक का एक टुकड़ा खरीद लिया। यह उसका हमेशा का तरीका था। हर लड़ाई के बाद वह मुझे इसी तरह मनाती थी। ठीक रात के 12 बजे शेन चिंगयान घर में दाखिल हुई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शेन चिंगयान की भौहें सिकुड़ गईं। जो श्यू, ये क्या बचकानी हरकत है? लाइट क्यों नहीं जलाई? मालिक की वापसी दर्ज की गई। स्मार्ट सिस्टम ने अपने आप बेडरूम की लाइटें जला दी। शेन चिंगयान सीधे कमरे की तरफ दौड़ी। उसने देखा कि मेरा शरीर अब भी बिल्कुल नहीं हिल रहा था। वह भौहें चढ़ाकर आगे बढ़ी, बर्फीला ताबूत खोला और मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर जाग गए हो तो जल्दी बाहर आओ, अंदर बहुत ठंड है। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब लगा। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? नहीं, तुम्हारा पूरा शरीर ही ठंडा है। उसका हाथ मेरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक गया और शेन चिंगयान का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। उसे जैसे अचानक कुछ याद आ गया। कांपते हुए उसने मेरे सीने के कपड़े ऊपर उठाकर देखा। गोली का घाव अभी तक भरा नहीं था। गोली के छेद के अलावा मारपीट के कई निशान भी थे। 7 दिन तक बर्फ में पड़े रहने के बाद वे निशान और भी डरावने लग रहे थे। शेन चिंगयान एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। घबराकर उसने अपनी घड़ी में समय देखा, फिर तुरंत फोन निकालकर दोबारा समय चेक किया। जब उसे यकीन हो गया कि पूरे 7 दिन सचमुच खत्म हो चुके हैं, तो वह अचानक जोर से चिल्लाई, जो श्यू, इस बार आखिर तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? लेकिन अगले ही पल उसने खुद अपनी बात पर शक कर लिया। नहीं, ये कोई रूठना नहीं है। घाव क्यों नहीं भरा? इतना कहते ही शेन चिंगयान पागलों की तरह गैरेज की तरफ भागी। अंधेरे की परवाह किए बिना वह तेजी से सबसे नजदीकी ताओ मंदिर की ओर निकल गई। बिना एक पल रुके वह हाँफते हुए पहाड़ पर चढ़ी। ताओ गुरु, 7 दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे पति अब तक वापस जिंदा नहीं हुए। आखिर क्या हो रहा है? लेकिन वह ताओ गुरु कोई असली साधक नहीं था। उसने बस कुछ धर्मग्रंथ पढ़ रखे थे। शेन चिंगयान क्या कह रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। आखिर में शेन चिंगयान ने उसे जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए, इसलिए वह पूरी उलझन के साथ उसके पीछे पीछे नीचे आ गया। जब वह घर पहुंचा और उसने मेरा शरीर देखा,
तो डर के मारे लगभग पुलिस को फोन करने वाला था। शन चिंगयान की घबराहट और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट देखकर उसने सावधानी से कहा, मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं होते, आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन शन चिंगयान ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने बेचैनी में हाथ हिलाने शुरू कर दिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरे पति को वापस जिंदा होना चाहिए था। पहले उन्हें ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगते थे। ताओ गुरु की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे लगा कि शायद उसका सामना किसी मानसिक रूप से अस्थिर इंसान से हो गया है। उसने चुपचाप पुलिस का नंबर हटाकर इमरजेंसी सेवा का नंबर तैयार कर लिया। जल्दी ही शन चिंगयान ने उसकी अजीब नजर पकड़ ली। वह धीरे धीरे शांत हुई। तो तुम भी किसी काम के नहीं हो? फिर भी उसने बाकी पैसे उसे दे दिए। इसके बाद उसने असिस्टेंट जांग को फोन लगाया। 100 किलोमीटर के अंदर जितने भी सबसे ताकतवर गुरु हैं, सबको ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। असिस्टेंट जंग कड़वी हंसी के साथ बोला, बॉस, अभी आधी रात है, मुझे अभी चाहिए। फोन काटने के बाद शन चिंगयान वापस बेडरूम में आई। वह खोई हुई नजरों से मेरे शरीर को देखती रही। अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो जितना करना है कर लो। अपनी ही जान को लेकर कोई मजाक कैसे कर सकता है? शन चिंगयान ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें अपनी सांसों से गर्म करने लगी। जितनी देर वह ऐसा करती रही, उसकी आंखें उतनी ही लाल होती गईं। आखिर शायद उसे एहसास हो गया कि मेरे हाथ अब कभी गर्म नहीं होंगे। उसने अपना माथा मेरे हाथों पर टिका दिया और दिल तोड़ देने वाली आवाज में रोने लगी। पैसों की ताकत की वजह से चिंगहाई सिटी से 100 किलोमीटर के अंदर मौजूद सारे बड़े बड़े गुरु और साधु सुबह होने से पहले ही मेरे घर पहुंच गए। आप कह रही हैं कि आपके पति पहले मरने के बाद वापस जिंदा हो जाते थे, लेकिन इस बार नहीं जागे, सही? शन चिंगयान के सिर हिलाते ही पूरा कमरा शांत हो गया। सभी गुरु एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर कोई पूरी तरह उलझन में था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि पीछे खड़ा एक युवा ताओ साधु धीरे से असिस्टेंट जांग के पास गया। वह उसे किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दे रहा था। शन चिंगयान ने सबकी तरफ नजर दौड़ाई। जो भी ये पता लगा देगा कि वह वापस क्यों नहीं जाग रहा, उसे 1 करोड़ मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर सबके मन डोल गए। हालांकि सभी को यह बात बेतुकी लग रही थी, फिर भी हर कोई अपनी किस्मत आजमाने लगा। सबने बारी बारी से मेरे शरीर को देखा। आखिर सबसे युवा साधु खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, असल में मेरी सलाह है कि आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। वो वापस नहीं आने वाले। गुस्से में शन चिंगयान ने सबको घर से बाहर निकाल दिया। शन चिंगयान एक बहुत उदार बॉस थी, इसलिए असिस्टेंट जांग सच में उसकी चिंता कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका मानसिक संतुलन न बिगड़ गया हो। जब शन चिंगयान कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी, तब उसने सावधानी से पूछा, बॉस, आपको इतना यकीन क्यों है कि मास्टर वापस जिंदा हो जाएंगे? शन चिंगयान बेहद परेशान थी। फिर अचानक उसे उस बूढ़े ताओ साधु की याद आ गई। वह तुरंत बेडरूम में भागी, कमरे का सामान उलट पुलट कर खोजने लगी। आखिर उसे एक रेशमी थैली मिल गई। पहली बार जब मैं शन चिंगयान को बचाते हुए मरा था, तब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि मेरे साथ क्या हुआ, ये देखने के लिए मेरे पिता इंसानी दुनिया में आए थे। उन्होंने खुद को एक बूढ़े ताओ साधु के रूप में छिपा लिया था। जब उन्हें पता चला कि मैं शन चिंगयान को बचाते हुए मरा हूं, तब उन्होंने उसे एक रेशमी थैली दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे और उसके बीच सांसारिक विवाह का बंधन है, इसलिए जब तक वह इस थैली को मेरे पास रखेगी, मैं सच में नहीं मरूंगा। शन चिंगयान ने मुझे ये थैली पहले दिखाई थी, लेकिन मैं इसे कभी खोल नहीं पाया। अब मैं इसे पहचान गया। ये मेरे पिता का मेरे लिए छोड़ा हुआ उपहार था। उन्होंने कहा था कि इसे मेरी 9 पुनर्जन्मों के बाद खोला जा सकेगा। शन चिंगयान ने थैली खोली और उसके अंदर से आध्यात्मिक सूखी मछलियों का ढेर बाहर निकल पड़ा। मैं खुशी से उछल पड़ा। एक मुट्ठी भरकर मैंने तुरंत मुंह में डाल ली। जैसी उम्मीद थी, मेरे पिता कभी निराश नहीं करते। इंसान उन सूखी मछलियों को नहीं देख सकते थे। उन्हें सिर्फ लाल धागे में बंधी बालों की एक लट और एक कागज दिखाई दे रहा था। हवा लगते ही बालों की वह लट राख बन गई। शन चिंगयान ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, 9 जन्मों का प्रेम आखिरकार फल दे चुका है। शन चिंगयान की आंखें चमक उठीं।
9 जन्मों का फल। वह बार बार यही शब्द दोहराने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर उसे समझ आ गया कि मैं पहले ही 9 बार मर चुका था। 9 जन्मों और 9 जिंदगियों के बाद अब कोई मौका नहीं बचा था। उसने कागज और थैली को जोर से जमीन पर फेंक दिया। नामुमकिन, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। पिछली रात के बाद उसे समझ आ गया था कि यूं सबको बुलाने से कुछ नहीं होगा। अब उसे सही इंसान को ढूंढना था। शेन ग्रुप की सीईओ ने 1 करोड़ का इनाम घोषित किया। जो भी उस बूढ़े ताओ साधु को ढूंढ देगा उसे इनाम मिलेगा। यह घोषणा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पेज पर डाल दी गई। नीचे एक छोटी लाइन और लिखी गई थी, जो भी किसी मृत व्यक्ति को वापस जिंदा करने का तरीका जानता हो उसे भी इनाम मिलेगा। यह खबर फैलते ही हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। सब लोग अंदाजा लगाने लगे कि शेन परिवार में आखिर कौन मर गया है। बाद में इंटरनेट पर घूमने वाला एक युवा साधु बोला, वो सीईओ के पति हैं। अब लोग और भी उलझ गए। क्या वो जांग चंग की गर्लफ्रेंड नहीं है? ये पति अचानक कहां से आ गया? लेकिन उस समय तक बहुत सारे साधु और गुरु मेरे घर आ चुके थे। कई लोग सामने आकर इसकी पुष्टि करने लगे। तो इसका मतलब जांग चंग तीसरा व्यक्ति है? किसी ने अंदाजा लगाया। ये खबर देखकर मैं लगातार सिर हिलाता रहा। उस इंसान की समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल वही है। एक बार ये चर्चा शुरू हुई तो गपशप और तेजी से फैलने लगी। जांग चंग भी अब शांत नहीं बैठ पाया। वह फिर से घर आ गया। शन चिंगयन की आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और उसका थका हुआ चेहरा देखकर वह चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, मेरे शरीर को देखकर उससे भी बड़ी चीख निकल गई। जोशिउ सच में मर गया, वो मरा नहीं है। शन चिंगयन जोर से चिल्लाई, जैसे वह भूल चुकी हो कि जांग चंग कभी उसका सबसे प्रिय सीनियर था। वह लंबे समय तक उसे ऐसे घूरती रही जैसे कोई बदला लेने वाली आत्मा हो। जोशिउ जरूर अब भी तुमसे जल रहा है। मुझे सब साफ करना होगा। अगर वह इतना गुस्सा न हो तो शायद जाग जाए। जांग चंग उसे रोक भी नहीं पाया। शन चिंगयान ने फोन खोल लिया। उसने जांग चंग द्वारा भेजे गए मैसेज और उनसे जुड़ी सारी खबरें ट्रेंडिंग लिस्ट में देखीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। बहुत देर से अकड़ी हुई उसकी गर्दन से चरमराने की आवाज निकली, सीनियर, सब लोग क्यों कह रहे हैं कि तुम और मैं एक जोड़ा हैं? अचानक जैसे उसे कुछ समझ आ गया, उसकी आवाज भर्रा गई। आंसू लगातार बहने लगे। तुम दोनों का एक साथ किडनैप होना। तुमने कहा था कि जोशिउ ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे आगे धकेल दिया था। फिर जोशिउ के शरीर पर इतने सारे घाव क्यों हैं? जांग चंग उसकी हालत देखकर डर गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत बाहर भाग गया। शन चिंगयन उसे भागते हुए देखती रही। फिर अचानक उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। वह एक साथ हंस भी रही थी और रो भी रही थी। असिस्टेंट जंग, उस क्रूज शिप वाले किडनैपर्स को ढूंढो। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। वो बूढ़ा ताओ साधु अभी तक नहीं मिला था, लेकिन क्रूज शिप वाली घटना की जांच करना आसान था। जांग चंग ने जिन लोगों को पैसे देकर हमला करवाया था, किडनैपर्स उसकी पहचान नहीं जानते थे, लेकिन पैसों का लेन देन ट्रेस किया जा सकता था। पहले क्योंकि भुगतान वाला आईपी एड्रेस मेरे घर का निकला था, इसलिए शन चिंगयान ने मान लिया था कि सब मैंने किया है। लेकिन वह ये भूल गई थी कि जब भी जांग चंग घर आता था, मैं उससे बचने की कोशिश करता था। मुझे डर था कि कहीं मैं खुद को रोक न पाऊं और उससे झगड़ न बैठूं। मैं नहीं चाहता था कि जांग चंग जैसे इंसान की वजह से हमारे रिश्ते पर असर पड़े। असल में सच जानने के लिए सिर्फ निगरानी कैमरों की फुटेज देखना काफी था, लेकिन शन चिंगयान ने जड़ तक पहुंचने की जिद पकड़ ली। मुझे नहीं पता वह आखिर किस बात से डर रही थी। जब किडनैपर्स के बयान और सारी निगरानी फुटेज शन चिंगयान की मेज पर रख दी गईं, तब मैंने आखिर एक लंबी सांस ली और मन ही मन उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यही सच है। देखा, मैंने कहा था ना, जांग चंग ऐसा ही इंसान है। दुनिया में सिर्फ तुम ही हो शन चिंगयन जो उसकी बातों पर भरोसा करती रही। अगर इतनी ही काबिल हो तो जांच जारी रखो। तुम्हारे उस सीनियर ने और भी बहुत कुछ किया है। शन चिंगयन ने मुझे निराश नहीं किया और जांच जारी रखी। जिस दिन सारे सबूत उसकी मेज पर रखे गए, उस दिन वह ठीक से सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी।
जांग छंग से बदला लेने के लिए शन चिंगयन ने सबसे पहला काम किया। उसने एक लंबा लेख सार्वजनिक रूप से जारी किया। उसमें जांग छंग की हर हरकत का खुलासा कर दिया जो उसने उसकी पीठ पीछे की थी। साथ ही उसने उस बूढ़े ताओ साधु को ढूंढने का इनाम और बढ़ा दिया। इस बार उसने अपनी पूरी संपत्ति तक दांव पर लगा दी। उधर जांग छंग की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो गई। इतनी बड़ी दौलत देखकर अनगिनत लोग लालच में आ गए, लेकिन अफसोस, वह बूढ़ा ताओ साधु मेरा पिता था। शन चिंगयान उसे कभी नहीं ढूंढ सकती थी। हालांकि ठगों को इस बात की भनक लग गई और वे झुंड के झुंड आने लगे। सबसे आसान धोखा यही था कि खुद को वहीं बूढ़ा ताओ साधु बता दिया जाए। ऐसे लोग एक नजर में नकली लगते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उनके पास मुझे वापस जिंदा करने का तरीका है। शन चिंगयान ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि यह धर्म के पतन का युग था। मेरा वापस आना ही एक तरह की गलती थी। इंसानी दुनिया में अब ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी जो मुझे दोबारा वापस ला सके। लेकिन घर की हालत देखकर मैं फिर भी खुश नहीं था। ये आखिर हो क्या रहा है? जांग छंग ने मेरी सारी पुरानी तैयारियां बर्बाद कर दी थीं, वो एक बात थी, लेकिन अब इन्हें ठग भी बर्बाद कर रहे थे। फिर मैंने सोचा, इससे फर्क ही क्या पड़ता है, वैसे भी अब ये घर मेरा नहीं रहा। लेकिन शन चिंगयान की हालत देखकर मैं सच में निशब्द था। वह इन ठगों की बातों पर इस हद तक चलने लगी थी कि जैसे अपनी समझ खो चुकी हो। शन चिंगयान 7 दिनों तक उनके सामने घुटनों के बल बैठी रही। उसके घुटने लगभग जवाब दे चुके थे। आखिर में उसे पता चला कि मेरे शरीर में जो हल्की हरकत दिखाई दे रही थी वह उन ठगों की लगाई हुई चाल थी। जब पुलिस घर पहुंची तभी जाकर शन चिंगयान को एहसास हुआ कि वह कितनी दूर निकल चुकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस डर से कि मेरे वापस जिंदा होने की बात सामने आ जाएगी और लोग मुझ पर रिसर्च करने लगेंगे, वह खुद मनोचिकित्सालय तक पहुंच गई। भारी दवाइयों ने उसके दिमाग को और धुंधला कर दिया। वह पहले से भी ज्यादा वहमों में जीने लगी। डॉक्टर, वह मेरे सपनों में क्यों नहीं आता? क्या मेरी नीयत में सच्चाई नहीं है? सम्मोहन के दौरान ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हों। लेकिन जीवन और मृत्यु के सामने सच्चाई या नीयत का क्या मतलब? मैंने लंबी सांस छोड़ी। गोली तुम्हारे अपने हाथों से चली थी। मेरा शरीर तुम्हारे विला में पड़ा था। मैं सचमुच मर चुका हूं और मुझे मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। शन चिंगयान बहुत लंबे समय तक मेरा अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुई। इन 6 महीनों में वह मेरे शव को लेकर मशहूर पहाड़ों और पुराने मंदिरों में घूमती रही। कभी कभी मेरा दिल पिघल जाता था। मन करता था कि उसके सामने जाकर कह दूं कि अब सब छोड़ दो। जांग छंग की बनाई हुई किडनैपिंग योजना में विदेशी अपराधी शामिल थे, इसलिए मेरे शरीर की फॉरेंसिक जांच होना जरूरी था। लेकिन शन चिंगयान ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया। हालांकि उससे क्या बदलने वाला था? पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन किडनैपर्स ने बयान दिया था कि गोली उसी ने चलाई थी। जांच रिपोर्ट शन चिंगयान के सामने रखी गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मेरे शरीर पर कई जगह गहरे चोटों के निशान थे। अगर शन चिंगयान की चलाई हुई वह गोली न लगी होती तो शायद मैं अस्पताल तक पहुंच भी जाता। लेकिन आखिरकार उसी गोली ने मुझे पूरी तरह खत्म कर दिया। शन चिंगयान ने रिपोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये जो स्यू नहीं है, वह बस गुस्सा है और जागना नहीं चाहता। वह कैसे मर सकता है? मैंने आंखें घुमा लीं। ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, मैं क्यों मरा? शन चिंगयान ने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शन परिवार ने उसके लिए सबसे महंगे वकील रखे। उन्होंने सारा दोष जांग छंग पर डालने की कोशिश की। जहां तक गोली चलाने की बात थी, उसके खिलाफ सिर्फ किडनैपर्स की गवाही थी, कोई और सीधा सबूत नहीं था। आज भी शन चिंगयान को यकीन था कि अगर वह किसी असली ताओ साधु को ढूंढ ले तो मैं वापस आ सकता हूं। उस जैसी अमीर और मानसिक रूप से अस्थिर इंसान स्वाभाविक रूप से बहुत से शिकारी लोगों को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए एक संगठन ने उसे निशाना बनाया। उन्होंने शन चिंगयान से कहा कि अगर कोई मेल खाने वाला दिल मिल जाए तो वे मुझे वापस जिंदा कर सकते हैं। असल में उनका मकसद सिर्फ उससे पैसे ऐंठना था। वे उसके पैसों से उपयुक्त हार्ट डोनर खोजने का नाटक करना चाहते थे।
लेकिन शेन चिंगयन को जांग छंग याद आ गया। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या उस दिल से ज्यादा उपयुक्त कोई दिल हो सकता है जो कभी मेरे शरीर से निकालकर जांगछंग को लगाया गया था? जांगछंग को देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। शेन चिंगयन हमेशा कहती थी कि वह उसके गुरु का इकलौता बचा हुआ बेटा है। उसी समय उसने हर तरीका अपनाकर मेरा दिल जांगछंग को ट्रांसप्लांट करवा दिया था, क्योंकि उसे दिल की बीमारी थी। जांगछंग की वजह से हमारे बीच अनगिनत झगड़े हुए। मेरी 7वीं मौत भी उसी की वजह से हुई थी। जब कोई भारी चीज गिर रही थी, तब शेन चिंगयन ने बिना सोचे मुझे धक्का देकर जांगछंग को बचाने के लिए आगे कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। इस बार शेन चिंगयन फिर से 7 दिनों तक घुटनों के बल बैठी रही, पहले किसी भी समय से ज्यादा समर्पित होकर, लेकिन आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मेरा शरीर मेरे चाचा वापस ले गए। इतनी बार इधर उधर ले जाए जाने के बाद उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। क्योंकि मैं अनाथ था, इसलिए शेन चिंगयन ही मेरी सबसे करीबी रिश्तेदार मानी जाती थी। उसने पूरी ताकत से मेरे अंतिम संस्कार का विरोध किया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मैं अभी भी वापस आ सकता हूं। इसी वजह से उसने सबसे महंगे वकील रखे और अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा, क्या शेन चिंगयन सच में मानती है कि मैं मरा नहीं हूं, या फिर वह सिर्फ इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही कि मुझे मारने वाली वही थी। जब मैं पहली बार मरा था, तब शेन चिंगयन भी लगभग ऐसी ही पागल हो गई थी। एक समय था जब उसकी इस हद तक की मोहब्बत मुझे छू जाती थी, लेकिन अब उसे देखकर सिर्फ घिन आती थी। वह मेरे शव को साथ लेकर हमारी शादी की सालगिरह का भव्य समारोह मना रही थी। मेरे हाथों में अब शादी की अंगूठियां भी नहीं थीं। निमंत्रण पाने वाले ज्यादातर लोग आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सार्वजनिक निमंत्रण जारी कर दिया। जो भी आकर हमें आशीर्वाद देगा, उसे 500 युआन मिलेंगे। दुनिया में साहसी लोगों की कमी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ गए। इस तरह हमारी सालगिरह की पार्टी काफी चहल पहल वाली बन गई। उसे मेरे पास सिर झुकाकर आंखें बंद किए बैठे देखकर मुझे धुंधला सा याद आया कि मूल कहानी में शायद वह भी एक खलनायक थी। शेन चिंगयन को मेरा शव पकड़े हुए देखना सच में असहनीय था। मैं लगभग हर दिन अपने पिता के आने का इंतजार करते हुए दिन गिनता रहता था, और जब मेरी सहनशक्ति जवाब देने वाली थी, तब आखिरकार पिता आ गए। तुम मरी हुई बिल्ली का बच्चा, मैंने तुझे कहा था कि पढ़ाई के समय ध्यान लगाया कर। मैंने तुझे कहा था कि एक साथ 9 पूंछें मत उगाना। मुझे देखते ही पिता ने अपनी छड़ी उठाई और मेरी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने मेरी उन पूंछों की भी धुनाई कर दी जो अब मौजूद ही नहीं थीं। जब मेरी आंखों में आंसू आ गए, तब जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपना असली रूप धारण किया, फिर एक स्टूल उठाया और शेन चिंगयन की अच्छी खासी पिटाई कर दी। मैंने पिता को रोक दिया। उसे मारने का हक मेरा था। तभी तो मेरा गुस्सा सच में शांत होता। मन का सारा बोझ उतरते ही मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा। मेरा शरीर भी वापस आ गया। शेन चिंगयन की बाहों में पड़ा मेरा भौतिक शरीर अब अंतिम संस्कार का मोहताज नहीं था। वह चमकते हुए प्रकाश के टुकड़ों में बदलकर बिखर गया, लेकिन शेन चिंगयन को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ लालच भरी नजरों से मुझे देख रही थी। सब लोग कहते थे कि तुम मर गए हो, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मुझे पता था कि एक दिन तुम मेरे सपनों में जरूर आओगे। मैंने फिर से स्टूल उठाकर उसे एक और मार दी। ऐसा मत दिखाओ जैसे किसी दुख भरी प्रेम कहानी की नायिका हो। जब मैं जिंदा था, तब तो मैंने तुम्हें मेरे लिए इतना अच्छा होते नहीं देखा। किसी के मर जाने के बाद होने वाला पछतावा किसी काम का नहीं होता। जाकर आत्मसमर्पण करो। मैं बर्फीले ताबूत से टिककर उसके सामने बैठ गया। अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। शेन चिंगयन 2 बार हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। तो फिर मैं न जाने का फैसला भी कर सकती हूँ। आज तुम मुझसे मिलने आए हो, ये किसी को नहीं पता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रख सकती हूँ। हम पहले की तरह साथ रह सकते हैं। मैंने उसकी तरफ आंखें घुमाई। मेरे हाथ फिर से स्टूल उठाने के लिए मचलने लगे। असल में हम दोनों जानते थे कि मेरी शक्ति इस दुनिया की सीमाओं से परे थी। अगर मैं चाहता तो किसी भी समय सारे सबूत सामने ला सकता था और उसे सजा दिला सकता था। उसे आत्मसमर्पण करने का मौका देना मेरे द्वारा दिखाई गई आखिरी दया थी।
जाने से पहले मैंने शेन चिंगियन को इन 9 बार के पुनर्जीवन की पूरी सच्चाई बता दी। वैसे उस समय जो सूखी मछली का छोटा टुकड़ा तुमने मुझे खिलाया था, वह सच में बहुत स्वादिष्ट था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर सिर्फ गहरी थकान दिखाई दे रही थी। मैं शून्य से उसे देखता रहा। वह धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। सीढ़ियां उतरते समय उसकी पीठ पहले से ज्यादा झुकी हुई लग रही थी। प्यार सच में दुनिया की सबसे थका देने वाली चीज है। पिताजी अब भी मुझे समझा रहे थे, ऐसी बातें बहुत आम होती हैं। बगल वाले घर का वो लड़का तो अभी तीसरी बार इस सब से गुजर रहा है। पहली बार उसे एक घटिया आदमी मिला, दूसरी बार एक घटिया औरत, और तीसरी बार ऐसा इंसान जो दोनों तरफ खेलता था। आखिर इंसानी भावनाएं अक्सर मुश्किल हालात में पैदा हुई एक पल की भावना से शुरू होती हैं, फिर धीरे धीरे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में घिसती चली जाती हैं। आखिर में अगर लोग दुश्मन न बने तो वही बहुत बड़ी बात होती है। सच्चाई जल्दी समझ आ जाए तो बेहतर है, वरना स्पिरिट माउंटेन पहुंचकर रिश्ता तोड़ना पड़े और नफरत से भरा जोड़ा बन जाना उससे कहीं बुरा है। पिताजी की बात में दम था। मैं अपनी सेहत ठीक करने के लिए लिंगशान लौट गया। अगर मैं कभी इस दुनिया में वापस भी आया तो उसमें कई साल लग जाएंगे। तब तक शेन चिंगयान से दोबारा मिलने का कोई मौका नहीं होगा। बाद में पड़ोस वाली लड़की ने बताया कि उसके पास शेन चिंगयान का जाने से पहले रिकॉर्ड किया हुआ एक संदेश है। उसने पूछा कि क्या मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं कुछ देर के लिए खो गया। 9 पूंछों को फिर से साधने और उगाने की सारी कठिनाइयां मेरे दिमाग में घूम गईं। फिर अचानक मुझे याद आया कि शेन चिंगयान कौन थी। मैंने सिर हिला दिया। रहने दो, हर इंसान दोबारा मिलने के लिए नहीं बना होता।